So hello friends, good evening to all. I hope so you are doing well. Today we are going to discuss an important topic that is typhoid. टाइफाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसके हम ऊपर लेक्चर करेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा आज हमारा टाइफाइड। अगर बात करें टाइफाइड को, सो इट्स ऑल्सो नोन एज, टाइफाइड का जो दूसरा नाम है, जो बहुत ही पॉपुलर नेम है, दैट इज एंट्रिक फीवर। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका मतलब एंट्रिक फीवर से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर आपसे टाइफाइड के बारे में पूछे या एंट्रिक फीवर के बारे में पूछे, दैट आर सेम एंड सिमिलर थिंग। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड और एंट्रिक फीवर है क्या चीज। देखिए, टाइफाइड एंट्रिक फीवर जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका जो कोज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव एजेंट की, देखिए पॉजिटिव एजेंट जो होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये क्या चीज होती है। ऐसा एजेंट, कोज का मतलब होता है कारण, क्या है कारण, राइट। ऐसा कोई भी कारण, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज कॉज हो रही है। तो पॉजिटिव एजेंट मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको क्या करता है, कोज करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टाइफाइड या एंट्रिक फीवर को कोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम होगा, साल्मोनेला टाइफी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रिक फीवर को पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, जवाब देंगे क्या, साल्मोनेला टाइफी। क्लियर है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है ये साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कैसे शेप का होता है, रोड शेप का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगेन रिपीट करते हैं, ऐसा पॉजिटिव एजेंट, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि टाइफाइड फीवर को या एंट्रिक फीवर को कोज करता है, नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और साथ ही ये रोड शेप का होता है। ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब जो भी बात होगी हमारी, ये समझना कि पॉजिटिव एजेंट की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कि टाइफाइड फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है। कितना होने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। किसी भी पॉजिटिव एजेंट कोई भी अगर बीमारी या कोई डिजीज कोज करता है तो याद रखना, जब हमारी बॉडी में वो एंटर करता है, एंट्री करने से लेकर और अब मल्टीप्लिकेशन करेगा, एंट्री करने के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है बच्चों, ये ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ करने के बाद में जब इसका फर्स्ट साइन सिम्टम आएगा, जब इसका फर्स्ट साइन सिम्टम आएगा, तो जब से एंट्री से लेकर और फर्स्ट जो साइन सिम्टम आया उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, इंक्यूबेशन पीरियड बोल देते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। मतलब जब से साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में एंटर किया और जब तक पहला सिम्टम अपना उसके बॉडी के अंदर अपीयर करता है, प्रोड्यूस करता है, तो इसका कितना टाइम लगभग लग जाता है। तो याद रखना 10 to 14 डेज। कितना दिन, 10 to 14 डेज। 10 से लेकर 14 दिन तक क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। दो चीज पढ़ी हमने, पहला साल्मोनेला टाइफी, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। सेकंड थिंग पढ़ी हमने क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर है। तो अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। वो क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब हाउ टू स्प्रेड, हाउ टू स्प्रेड, ये कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है ये हमें समझना है। हाउ टू स्प्रेड मतलब ये कैसे फैलता है। देखिए स्प्रेड करने की बात आती है तो इसका बच्चों रूट जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का होता है ओरल फीकल रूट। ओरोफिकल रूट, ओरोफिकल रूट से आप क्या समझते हो सर, या तो ऑरली रूट से फैलेगा या फीकल मैटर के थ्रू फैलेगा। ठीक है, जब भी कहीं पर भी ओरोफिकल रूट की जब बात आती है तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सर ओरोफिकल रूट के सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या क्या होते हैं। सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या क्या होगा, इसका मतलब ऐसी कौन कौन से चीजें हैं जिनकी वजह से फैल सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ओरोफिकल रूट में जब सोर्स ऑफ इंफेक्शन की बात आएगी तो आपको देखना है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सबसे ऊपर रहेगा। जब भी कोई इंसान अगर कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदा खाना, बाहर का खाना प्लस में वाटर, गंदा वाटर सप्लाई आ रहा है, ठीक है, पानी गलत सप्लाई आ रहा है, पानी के अंदर कंटामिनेटेड है, तो वो अगर कोई भी पीता है या खाना खाता है तो 100% या पूरे चांसेस हैं उसको टाइफाइड होने के। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर बात करें सोर्स ऑफ इंफेक्शन की तो ये हो सकता है आपका पुअर हाइजीन। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है पुअर हाइजीन।
सबको बोलते हैं कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। अरे इसलिए बोला जाता है कि कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। तो अगर पुअर हाइजीन होगी तो पूरे चांसेस हैं कि उस पेशेंट को क्या हो जाए, टाइफाइड हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब ये हुआ कि आसपास, अपने आसपास फीकल मैटर वहीं पर ही क्या कर देना, शौचालय कर देना, अपने आसपास शौचालय का इकट्ठा हो जाना। ये सारे मोस्टली स्लम्स एरिया के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने में मिल सकती हैं। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो लोग वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाते हैं और वहीं पर शौच वगैरह या वॉशरूम वगैरह करते हैं। दैट्स वाई उनका सैनिटेशन जो होता है वो कैसा होता है, पुअर होता है। तो ये वजह होती है, सारे के सारे सोर्स ऑफ इंफेक्शन होते हैं टाइफाइड फीवर के। जब हमें ये बात समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि अगर किसी पेशेंट को अगर टाइफाइड होता है तो कौन कौन से सिम्टम उसको देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होगा और टाइफाइड का इन्फेक्शन होगा और ओरोफिकल रूट के थ्रू होगा, तो जब वो पेट में जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा इंटेस्टाइन को और स्टोमक को। तो सबसे पहले होगा वहां पर डायरिया। क्या होगा बच्चों? डायरिया होगा। बात यही खत्म नहीं होती। डायरिया की फ्रीक्वेंसी, डायरिया की कंसिस्टेंसी, डायरिया कैसा देखने को मिलेगा। एग्जाम का क्वेश्चन बन गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि जो यहां पर डायरिया देखने को मिलता है सर, वो होता है कौन सा? पी सूप डायरिया। कैसा डायरिया बच्चों? पी सूप डायरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में बहुत बार आ गया है और आने वाला है। ठीक है, मतलब मटर का सूप जैसे होता है ना, मतलब ग्रीन कलर का। अरे कैसे कलर का? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का पी सूप डायरिया यहां पर देखने को मिलता है। याद रखना इस इंपॉर्टेंट चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी पेशेंट को अगर डायरिया होगा, देखिए रिलेट करते चलना है, हमें अपने आप सिम्टम याद हो जाएंगे। किसी पेशेंट को अगर डायरिया होगा तो क्या उसको एब्डोमेन पेन नहीं होगा? क्या एब्डोमेन पेन होगा? एब्डोमेन क्रैम्पिंग हो सकती है, एब्डोमेन पेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम हमारा रहेगा हाई ग्रेड फीवर। सर इन्फेक्शन है बॉडी, फीवर तो इंडिकेशन करेगी बॉडी, तो हाई ग्रेड फीवर। सर हाई ग्रेड फीवर कितना होता है? हाई ग्रेड फीवर जब भी बात आती है तो मान के चलो मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ज्यादा फीवर आपको इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। और सिम्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी पेशेंट को डायरिया होगा तो बहुत सारा पानी, बहुत सारा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलेगा डायरिया के थ्रू। ठीक है, एब्डोमेन पेन है। अब यहां पर जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है बॉडी के अंदर, तो इंसान के अंदर, उस पेशेंट के अंदर वीकनेस आएगी कि नहीं आएगी? तो सिम्टम बन गया हमारा क्या बच्चों? वीकनेस। आप कह सकते हो सर फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। कॉमन सिम्टम आपके सामने हैं सारे के सारे, किसके? एंट्रिक फीवर या टाइफाइड के। सर स्पेसिफिक सिम्टम की बात करते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम की बात करें तो याद रखना, जब भी स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं तो दो चार स्पेसिफिक सिम्टम हमेशा याद रखना है। सबसे पहले आता है बच्चों इसका क्या? डाइक्रोटिक पल्स। क्या आता है? डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक पल्स का मतलब होता है बच्चों डबल पल्स फील होती है। जब आप चेक करेंगे, स्टेट लगाएंगे, चेक करेंगे, डबल पल्स फील होगी, डाइक्रोटिक पल्स। अगला है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया का मतलब आप समझते हैं हार्ट रेट का नॉर्मल से क्या हो जाना, कम हो जाना। बट सर आप तो कह रहे हैं यहां पर इसको 103 डिग्री बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन हाई ग्रेड के साथ में ये कैसा कॉम्बिनेशन? सर यही कॉम्बिनेशन तो है। कारण जानते हैं क्या है? आप सबको पता है कि जीआई को एक नर्व सप्लाई होती है जिसका नाम है वेगस नर्व, 10th नंबर क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व? वेगस नर्व। सबको पता है वेगस नर्व क्रेनियल नर्व होती है। कितने नंबर होती है? 10 होती है। तो जब वो अंदर सप्लाई हो रही है और इन्फेक्शन हो रहा है तो यहां पर बच्चों इस नर्व का क्या हो जाता है? स्टिमुलेशन हो जाता है। जब भी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन हो जाता है, सो ऑल यू नो दैट द वेगस नर्व स्टिमुलेशन कैन कॉज द ब्रेडिकार्डिया। दैट्स व्हाई यहां पर रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। और क्या सिम्टम मिलेंगे? अगले सिम्टम की जब बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने मिल सकता है? रोज स्पॉट। रोज स्पॉट कहां पर? ऑन एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर आपको लाल लाल चकते, लाल लाल चकते देखने मिल सकते हैं इन्फेक्शन की वजह से एब्डोमेन के। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक फीचर जो लास्ट में देखने को मिलेगा, लेट साइन देखने को मिलेगा, वो होता है बच्चों इंटेस्टाइन का परफोरेट हो जाना। क्या? इंटेस्टाइनल परफोरेशन।
इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो ये सारे के सारे सिम्टम आपको इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे आपके सामने व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ द टाइफाइड और एंट्रिक फीवर। तो इतने साइन में से क्लासिकल साइन मतलब एक ऐसा साइन जिसको देख के आप तुरंत ये समझ जाएंगे कि ये टाइफाइड का केस है, ये एंट्रिक फीवर है। तो हम निकालते हैं क्लासिकल साइन, और क्लासिकल साइन में निकल के आता है क्या बच्चों, पी सूप डायरिया, दैट इज द क्लासिकल साइन ऑफ द एंट्रिक फीवर। क्लियर है? अभी तक आपने क्या देखा, सबसे पहले देखा आपने साल्मोनेला टाइफी, इसका पॉजिटिव एजेंट, देन उसके बाद आपने देखा इसका इंक्यूबेशन पीरियड, देन उसके बाद आपने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्स ऑफ इंफेक्शन, एंड उसके बाद आपने देखा साइन सिम्टम। इतनी चीज आपने पढ़ ली। अब हमें सारी चीज पता चल गई है, सिम्टम हमें देख लिए, लेकिन फिर भी हमें कंफर्म करने के लिए एटलीस्ट डायग्नोसिस तो बनता है। तो कंफर्म करने के लिए कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस हैं जिससे हमें ये कंफर्म होगा कि ये केस जो है वो क्या है, टाइफाइड फीवर ही है, राइट। तो अब बात करते हैं हम क्या बच्चों, अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉमनली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कभी भी कि कौन कौन से डायग्नोसिस करवाते हैं। अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, सर सीबीसी करवा लें, ठीक है करवा लिया। सर बहुत अच्छा टेस्ट है टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट, ठीक है जी करवा लो। सर स्टूल कल्चर करवा सकते हैं क्योंकि सर ये क्या है, ओरोफिकल रूट की वजह से या फिकल रूट की वजह से हो रहा है, तो हम स्टूल की जांच करवा लेते हैं। सर यूरिन करवा लेते हैं, करवा लो, बहुत सारे करवा लो, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि कौन कौन से करवाने। एग्जाम में ये पूछता है कि आपके पास पेशेंट आया और आपके पास ये बता रहा है कि मेरे को 1 वीक से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को 5 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब आपको ये जानना है कि अगर 5 दिन से किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा टेस्ट इनमें से करवाएंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये तो कॉमन टेस्ट है, सारे बहुत सारे हैं और करवाएंगे, लेकिन हमें एग्जाम के हिसाब से क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है कि अगर आपके पास पेशेंट फर्स्ट वीक में आता है, कौन से वीक में आता है, फर्स्ट वीक में आता है। मैं आपको एक ट्रिक याद करवा देता हूं अकॉर्डिंग टू द वीक कि कौन से वीक में कौन सा टेस्ट करवाते हैं। और हमारी ट्रिक का नाम याद रखना आप, नाम है बासु। क्या नाम है बच्चों, बासु नाम है। इस ट्रिक से हमेशा याद रखोगे, फर्स्ट वीक में जब भी पेशेंट आता है हमारे पास तो सर बी से हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या, ब्लड कल्चर। कब, जब हमारे पास पहले वीक में पेशेंट आया। सर सेकंड वीक में पेशेंट आया, सेकंड वीक में पेशेंट आया तो हम करवाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी। सर ये कौन सा होता है, सर ये होता है विडाल टेस्ट। आपने नाम सुना होगा विडाल का। तो इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पेशेंट को विडाल टेस्ट कौन से वीक में करवाना चाहिए, जवाब है सेकंड वीक में करवाना चाहिए। या एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कौन से वीक में करवाना चाहिए, सेकंड वीक में करवाना चाहिए। सर तीसरे वीक में अगर पेशेंट आया, इसका मतलब थर्ड वीक। अगर थर्ड वीक में पेशेंट आता है तो हम करवाएंगे क्या बच्चों, स्टूल कल्चर। क्या करवाएंगे, स्टूल कल्चर। और सर फोर्थ वीक में पेशेंट आया, 4 वीक के बाद पेशेंट आया तो उस टाइम पे आप करवाएंगे क्या, यूरिन कल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यही है, भूलना नहीं है, बासु ट्रिक को याद रखना है। फर्स्ट वीक ब्लड कल्चर, सेकंड वीक विडाल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी, थर्ड वीक स्टूल कल्चर, फोर्थ वीक यूरिन कल्चर। इतनी बात क्लियर होगी। उसके अलावा आप सीबीसी करवा सकते हो। आजकल एक और टेस्ट चल रहा है जिसका नाम है टाइफी.m। बहुत जल्दी 5-7 मिनट में रिजल्ट दे देता है टाइफाइड का कि पेशेंट टाइफाइड है कि नहीं है, बट इफेक्टिव नहीं है ना। तो इफेक्टिव टेस्ट करवाने हैं, तो ये इफेक्टिव है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं कि इन सब में से, चारों में से कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड कौन सा कहलाएगा। तो जब भी कंफर्मेटरी की बात आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कंफर्मेटरी का, भूलना नहीं है, दिस वन इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। सर ब्लड कल्चर कंफर्मेटरी, यस ब्लड कल्चर इज द कंफर्मेटरी। ब्लड के अंदर ही तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पॉजिटिव मिलेगा, तभी तो पता चलेगा यस ब्लड कल्चर में है। तो कल्चर में अगर है तो 100% सही है। तो ब्लड कल्चर को क्या कह देंगे हम, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड और एंट्रिक फीवर। इज इट क्लियर? तो दीज आर द सम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ द टू इवैल्यूएट द टू डायग्नोस द एंट्रिक फीवर। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए हमें पेशेंट का सिम्टम पता चल गया,
अगर आप मेडिकोज हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सिम्टम के बेसिस पे हमने ये कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को क्या है, टाइफाइड है। फिर आपने डायग्नोसिस करवा लिया, डायग्नोसिस के अंदर ब्लड कल्चर में आ गया या स्टूल कल्चर में आ गया, तो आपको पता चल गया कंफर्म है। जब आपके पास कंफर्म केस आ जाता है तो आपकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही ट्रीटमेंट और गाइडलाइन देना। तो सही ट्रीटमेंट और गाइडलाइन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहां पर देंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों? क्योंकि सर बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। और एंटीबायोटिक में पहली एंटीबायोटिक का जब भी नाम आता है और क्वेश्चन आ गया ड्रग ऑफ चॉइस, याद रख लेना क्वेश्चन एग्जाम का बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देंगे टाइफाइड फीवर के अंदर, तो एक ही ड्रग है जिसका नाम है बच्चों मोनोसेफ। क्या नाम है, मोनोसेफ। दूसरा क्या नाम है, दूसरा इसका नाम कहते हैं सेफ्ट्रियाजोन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेफ्ट्रियाजोन। सेफ्ट्रियाजोन कहो या मोनोसेफ को, एक ही बात है। दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टाइफाइड पेशेंट। सर मान लो ब्लड कल्चर करवाया और टाइफाइड के अंदर मोनोसेफ काम नहीं कर रहा है पेशेंट को, तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस ये लो जी, सेकंड डीओसी। सेकंड डीओसी आपने दे दी जिसका नाम है, जिसका नाम बच्चों क्या, सिप्रोफ्लोक्सासिन। क्या नाम है, सिप्रोफ्लोक्सासिन। और भी दे सकते हो क्या सर, हाँ जी और भी दवाई दे सकते हैं। एक और एंटीबायोटिक है जिसका नाम है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन यू कैन आल्सो कैन बी गिवन, ये भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज आपको पेशेंट को दे देनी है। याद रखने वाली बात ये है कि उसको हमेशा, ये आपको भी ध्यान रखना है, ये जो ट्रीटमेंट है बच्चों ये कंप्लीट 2 वीक का ट्रीटमेंट होता है, 14 डेज का ट्रीटमेंट होता है। ये 14 डेज अगर आप नहीं देते हैं पेशेंट को, ये याद रखना बैक्टीरियल इंफेक्शन या टाइफाइड रिलैप्स करने के चांसेस होते हैं, दोबारा से बार बार पेशेंट को टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, 14 दिन तक आपको इसका क्या देना है, ट्रीटमेंट देना है। अब कुछ काम की बातें उस पेशेंट को बता देनी है जिसको आप बोलोगे सर हेल्थ एजुकेशन। बताना भैया एक बार तो हमने दवाइयों से आपको ठीक कर दिया है, लेकिन बार बार हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी सुरक्षा आपके हाथों है, तो हम आपको कुछ काम की बातें बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या बोलेंगे सर, पहली बात यह हेल्थ एजुकेशन में आप कहेंगे कि आप जो साफ सफाई है उसका ध्यान रखेंगे। क्या, हाइजीन। हाइजीन को बोलेंगे थोड़ा ध्यान रखो, मेंटेन करके चलो। जो आप सैनिटेशन आसपास शौचालय कर रहे हैं उसको थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़ा घर के आसपास नहीं करना है, लेट बात पे ही जाना है, सैनिटेशन को इंप्रूव करने के लिए बोलना है। ठीक है, और फूड जो आप बाहर का भैया खाना खा रहे हैं, पानी की सप्लाई आपके पास कैसी आ रही है उसको इंश्योर करो, और फूड है वो कैसा खाओ, हेल्दी खाओ। ये सारी हेल्थ एजुकेशन दे देंगे, पेशेंट आगे से टाइफाइड दोबारा से नहीं होगा। सो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था टाइफाइड या एंट्रिक फीवर। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।